गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर थर्ड का यूनिट थर्ड का टॉपिक है ऑपरेशन एम्पलीफायर, संक्रियात्मक पूर्ववर्धक। बच्चों, ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये एक अत्यधिक उच्च लब्धि का प्रवर्धक होता है, यानी कि इनकी जो गेन होता है, गेन वो बहुत हाई होते हैं, जिसकी निवेशी प्रतिबाधा बहुत अधिक तथा निर्गत प्रतिबाधा बहुत कम होती है। क्योंकि निवेशी प्रतिबाधा तो अधिक होती है, जिससे कि कम फ्रिक्वेंसी का हमें प्राप्त होता है, लेकिन निर्गत प्रतिबाधा यानी आउटपुट जो होता है उसकी रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? कम होता है, जिससे हमें गेन क्या होता है? अधिक प्राप्त होता है। गेन क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट। ठीक है, तो अगर आउटपुट ज़्यादा होगा और इनपुट कम होगा तो गेन क्या होगा? अधिक होगा। तो अधिक गेन प्राप्त करने के लिए यानी कि ऑपरेशन एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। ऋणात्मक पुनर्निवेश के साथ प्रवर्धक की परिणामी लब्धि केवल पुनर्निवेश अनुपात पर ही निर्भर करती है। कि जो पुनर्निवेश देते हैं ना, मैंने आपको उस लेटर में भी पढ़ाया था कि पुनर्निवेश देते हैं फीडबैक देने से क्या होता है? आयाम क्या हो जाते हैं? नियत हो जाते हैं। तो जब हम जो फीडबैक देते हैं, ऋणात्मक फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक के साथ प्रवर्धक की जो परिणामी यानी कि रेजिस्टेंस गेन होता है वो क्या होता है? केवल उनके पुनर्निवेश के अनुपात पर निर्भर करता है, यानी कि फीडबैक पर डिपेंड करता है कि हम कितना देते हैं। तो यानी कि ए एफ इक्वल टू क्या होता है? ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा ए, जहाँ पर ए क्या है? गेन है, वोल्टेज। बीटा क्या है? फीडबैक गेन। और ये क्या होता है? वोल्टेज गेन। और ये बीटा फीडबैक का जो गेन है वो होता है। ठीक है, तो इससे संक्षेप में इसे क्या बोलते हैं? ओपैम, ऑपरेशन एम्पलीफायर। ओपैम भी कहते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर को। यह एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, यानी कि एक अंतर करता है एम्पलीफायर, जो निविष्ट संकेतों के अंतर का प्रवर्धन करता है। यानी कि जो संकेत हम देते हैं उनके डिफरेंशियल का क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। इसकी यह विशेषता है कि अनावश्यक वोल्टा संकेतों को क्या कर देता है? अस्वीकार नहीं करता है। जो आवश्यक होते हैं केवल उन्हीं संकेतों को क्या करता है? स्वीकार करता है। इसका जो सर्किट सिंबल है वो देख लो। इसमें क्या होता है? इस प्रकार का इसका सर्किट सिंबल होता है, जिसमें दो इनपुट होते हैं, ये इनपुट 1, ये इनपुट 2, और इसमें एक क्या होता है? आउटपुट होता है। यानी कि इसमें दो इनपुट होते हैं। इन दोनों इनपुटों के डिफरेंशियल का ये क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। जिन इन 1 और 2 को इनको क्या बोलते हैं? निवेशी टर्मिनल कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? निर्गत टर्मिनल यानी आउटपुट टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, टर्मिनल 1 पर ऋण चिन्ह, टर्मिनल 1 पर क्या है? ऋण चिन्ह है, और 2 पर क्या है? पॉजिटिव है। तो ऋण चिन्ह जो क्या होता है वो क्या दर्शाता है? टर्मिनल 1 पर ये जो ऋण चिन्ह है यह दर्शाता है कि इस टर्मिनल पर निविष्ट संकेत की ध्रुवता निर्गम टर्मिनल पे क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। यानी कि क्या होता है? अगर हम इस पर इस प्रकार के संकेत देते हैं तो इसकी ध्रुवता क्या हो जाती है? पोलैरिटी चेंज हो जाती है, इस प्रकार से हो जाती है। नेगेटिव चिन्ह हमें यह दर्शाता है, जबकि पॉजिटिव क्या दर्शाता है? जो संकेत हमने दिया है उसी ध्रुवता का हमें संकेत आउटपुट में भी प्राप्त होता है। और नेगेटिव क्या कर देता है? इसकी चेंज कर देता है, जबकि पॉजिटिव रहता है वो क्या होता है? चेंज नहीं करता। यानी कि टर्मिनल 1 पर ऋण चिन्ह दर्शाता है कि इस टर्मिनल पर निविष्ट संकेत की ध्रुवता यानी पोलैरिटी निर्गम टर्मिनल आउटपुट पर क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। इसका मतलब है प्रवर्धक के द्वारा इस निवेश पर 180 डिग्री का क्या हो जाता है? कला परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। यानी कि हमने इनपुट ये दिया और हमें आउटपुट इस प्रकार से प्राप्त हुआ, मतलब कितने का? 180 डिग्री का क्या हो जाता है? कला परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस टर्मिनल को प्रतिलोमी विनिवेश टर्मिनल, यानी कि इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग। इन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल भी कहते हैं। किसको कहते हैं? इन्वर्टिंग फर्स्ट टर्मिनल को इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल कहते हैं। अब सेकंड टर्मिनल सेकंड पर धनात्मक चिन्ह होता है, जो यह दर्शाता है कि इस टर्मिनल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी कि जो हमने निवेश दिया है उसी प्रकार का हमें आउटपुट प्राप्त हो, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता कला में। तो इस प्रकार के टर्मिनल में यानी सेकंड पर निविष्ट वोल्टता और थ्री पर प्राप्त निर्गम वोल्टता की कला क्या हो जाती है? समान ही होती है। तो इस प्रकार के टर्मिनल को क्या बोलते हैं? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इनपुट टर्मिनल कहते हैं, क्योंकि कोई भी इन्वर्ट नहीं हुआ इसलिए उसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग। निर्गत टर्मिनल यानी कि आउटपुट टर्मिनल 3 पर निर्गम वोल्टता V0 का मान टर्मिनल 1 तथा 2 पर निवेशित वोल्टताओं V1 और V2 के अंतर के समानुपाती होता है। यानी कि मान लिया हम निर्गत टर्मिनल, इस पर वोल्टता क्या है? V0, इस पर क्या है? V1 है, ये क्या है? V2 है। तो V0 आउटपुट जो है वो किसके समानुपाती होता है? V1 और V2 इन पर प्राप्त वोल्टताओं के अंतर के, यानी V1 माइनस V2 के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि V0 समानुपाती होता है V1 माइनस V2
V2 समानुपाती कांस्टेंट हटता है तो एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है जिसको क्या बोलते हैं, ए से दर्शाया गया, यानी कि V0 बराबर ए V1 माइनस V2। यहाँ पर ए क्या है, समानुपाती नियतांक है। इसे ऑप एम्प की वोल्टता लब्धि यानी वोल्टेज गेन भी कहते हैं। ऑपरेशन एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन AF को कहते हैं, ए को कहते हैं। तो अब है आदर्श ऑप एम्प ऑपरेशन एम्पलीफायर के अभिलाक्षणिक गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के गुण क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। पहला है वोल्टता लब्धि यानी कि वोल्टेज गेन। तो अगर कोई आइडियल वोल्टेज ऑपरेशन एम्पलीफायर, तो उस आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए जो उसका वोल्टेज गेन है वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। इसका मतलब है किसी स्थिर एवं परिमित निर्गम वोल्टता V0 के लिए धनात्मक तथा ऋणात्मक टर्मिनल के मध्य निवेशी वोल्टता क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। तभी हमें वोल्टेज गेन क्या होगा, इनफाइनाइट प्राप्त होगा। यानी निवेशी टर्मिनल जो होना चाहिए उस पर वोल्टता क्या होनी चाहिए, 0। तो V0 अपॉन V इनपुट, तो ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, हमें अनंत प्राप्त होगी वोल्टेज गेन, यानी कि हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। सेकेंड है बैंड चौड़ाई, बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। थर्ड है निवेशी प्रतिबाधा यानी कि इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस भी इसका क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, अर्थात निवेशी के किसी भी टर्मिनल से इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यानी कि I1 बराबर I2 बराबर क्या होना चाहिए, शून्य। यानी कि V1 से फर्स्ट टर्मिनल से और सेकंड टर्मिनल से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होना चाहिए, शून्य। यानी कि I1 बराबर I2 बराबर 0 आइडियल के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी आइडियल नहीं होता है। फोर्थ है निर्गत प्रतिबाधा यानी कि आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि कोई इनपुट प्रतिबाधा तो अनंत होनी चाहिए, यानी कि और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अर्थात निर्गत से किसी भार में प्रवाहित धारा का मान कुछ भी हो सकता है, पर उसकी निर्गत वोल्टता V0 क्या रहती है, निश्चित रहती है, यानी कि बहुत अधिक वोल्टता हमें प्राप्त होती है। अब जब V1 बराबर क्या हो, V2 हो, तो हम जानते हैं V0 बराबर क्या है, A V1 माइनस V2। अगर V1 बराबर V2 यानी दोनों पर इनपुट टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 दोनों पर देने वाली वोल्टता क्या है, आपस में बराबर हैं, तो हमें V आउटपुट क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। V आउटपुट क्या प्राप्त होगा, 0। यह V1 के परिमाण पर निर्भर नहीं करता, अतः यह पूर्णतः संतुलित परिपथ होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, यह पूर्णतः स्थिर होता है, यानी परफेक्टली स्टेबल परिपथ होता है, अर्थात ताप, वोल्टता आदि के परिवर्तन से इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब आदर्श ऑप एम्प का जो तुल्य परिपथ है, हम आइडियल ऑप एम्प की बात कर रहे हैं। आइडियल ऑप एम्प का तुल्य परिपथ देखो इस प्रकार से होता है, ये दो इसके इनपुट टर्मिनल 1 और 2 और ये इसका आउटपुट टर्मिनल। ठीक है। तो इसके इनपुट टर्मिनल पे इनपुट धारा क्या होनी चाहिए, हमने भी पढ़ा, वो 0। इनपुट वोल्टेज भी क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का इसका आइडियल ऑप एम्प का सर्किट है। अब वर्किंग किस प्रकार से कार्य करता है ऑपरेशन एम्पलीफायर, वो हम देख लेते हैं। ऑप एम्प के प्रतिलोमी टर्मिनल यानी टर्मिनल 1 इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ प्रतिबाधा ZI संयोजित करते हैं, यानी कि टर्मिनल 1 के साथ तो क्या लगाते हैं, इनपुट के साथ ZI प्रतिबाधा लगाते हैं, तथा ऋणात्मक पुनर्निवेशी के लिए प्रतिलोमी टर्मिनल 1 तथा निर्गत टर्मिनल 3 के मध्य एक पुनर्निवेश प्रतिबाधा ZF लगाते हैं। तो एक तो क्या करते हैं हम कि प्रतिलोमी टर्मिनल यानी 1 और 1 के साथ क्या लगाते हैं, इसके साथ एक ZI लगाते हैं। ठीक है, आइडियल में। और दूसरा ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए प्रतिलोमी टर्मिनल ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए इसके साथ क्या लगाते हैं, एक ZF, एक पुनर्निवेशी प्रतिबाधा लगाते हैं 1 और इस 3 के बीच में, ये एक ZF पुनर्निवेशी प्रतिबाधा लगाते हैं। तो ऑप एम्प के परिपथ में वोल्टता VI 2 प्रकार से निवेश कर सकते हैं, 2 प्रकार से। एक तो प्रतिलोमी परिवर्धक पर करें तो हमें इन्वर्टिंग प्राप्त होगा, और अगर प्रतिलोमी पर करें तो हमें नॉन इन्वर्टिंग प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अगर प्रतिलोमी परिवर्धक हो यानी इन्वर्टिंग मोड एम्पलीफायर हो तो किस प्रकार से होता है, देखो इन्वर्टिंग मोड एम्पलीफायर में मैंने भी बताया कि टर्मिनल 1 के बीच साथ क्या लगाते हैं, ZI प्रतिबाधा लगाते हैं, तथा 1 और 3 के बीच में क्या लगाते हैं, ZF पुनर्निवेशी प्रतिबाधा। यहाँ से क्या किया जाता है, पुनर्निवेश किया जाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं अब प्रतिलोमी परिवर्धक यानी कि इन्वर्टिंग मोड एम्पलीफायर क्या है। जब इन्वर्टिंग टर्मिनल 1 तथा बूट टर्मिनल के मध्य निवेशी वोल्टता VI लगाई जाती है, यानी कि टर्मिनल 1 और
इस भूसंपर्कित के बीच में, इसके बीच में वोल्टता क्या लगा दी जाती है, वीआई, यहाँ से वोल्टता दी जाती है, यानी टर्मिनल 1 पर वोल्टता दी जाती है। तथा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल 2 को भूसंपर्कित किया जाता है, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल 2 से कोई भी वोल्टता नहीं दी जाती, यानी वोल्टता वीआई किसके बीच में दी है, 1 और ग्राउंडेड के बीच में दी जाती है, और 2 पर कोई भी वोल्टता नहीं दी जाती है। तो इस प्रकार का जो टर्मिनल होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहलाता है। और इसमें वही ZI तो 1 के साथ जुड़ा हुआ होता है, और ZF होता है जो 1 और 3 के मध्य में लगा हुआ होता है। इसका जो तुल्य परिपथ होगा वो इस प्रकार से होता है, तुल्य परिपथ ये VI जो हमने दिया, और ये VI किसके बीच में लग रहा है, इसके साथ एक प्रतिबाधा ZI है, ठीक है, और 1 और इसके बीच में 3 के बीच में कौन सी प्रतिबाधा है, ZF है, और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 3 पर आउटपुट प्राप्त हो रहा है। तो ये इसका क्या है, तुल्य परिपथ है। चूंकि ऑपरेशन एम्पलीफायर की वोल्टता लब्धि A का मान अत्यधिक होता है, यानी कि बहुत अधिक वोल्टता लब्धि प्राप्त होती है, वोल्टेज गेन से लगभग 10 की पावर 4 होती है, और निर्गत वोल्टता का अधिकतम मान लगभग क्या होता है, 10 वोल्ट होता है। यानी कि इससे वोल्टेज ऑपरेशन एम्पलीफायर से जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है वो लगभग कितनी मिलती है, 10 की पावर 4 तक हमें प्राप्त होती है, जबकि अर्थात निर्गत वोल्टता का अधिकतम मान क्या होता है, 10 वोल्ट अधिकतम मान प्राप्त होता है। अतः ऋण टर्मिनल व भूसंपर्कित के मध्य विभवांतर बहुत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अतः V1 को लगभग क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। तो यानी प्रतिबाधा ZI से प्रवाहित होने वाली धारा, तो ZI से हम प्रवाहित होने वाली जब धारा निकालेंगे तो वो क्या होगी, VI I बराबर क्या होती है, V/R। तो I1 बराबर क्या हो जाएगी, VI माइनस V1, VI तो कुल जो हमने दी वोल्टता, और V1 जो टर्मिनल 1 पर वोल्टता दी है, तो ये हो जाएगी I1 बराबर VI माइनस V1/ZI। और I2 क्या होगी, आउटपुट से प्राप्त, यानी कि यहाँ पर आउटपुट पर प्राप्त जो धारा होगी, और वो क्या होगी, V1 माइनस V0/ZF। ऑपरेशन एम्पलीफायर का निवेशी प्रतिरोध अत्यधिक होता है, यानी कि हम जानते हैं कि ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो इनपुट है वो क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, इसलिए I2 को लगभग क्या माना जाता है, I1 के बराबर माना जाता है। तो यानी कि V1 माइनस V1/ZI बराबर होगा V1 माइनस V0/ZF। इनको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा VI/ZI माइनस V1/ZI बराबर V1/ZF माइनस V0/ZF। तो हो जाएगा VI/ZI बराबर, इसको उस तरफ ले जाएंगे और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, V1 कॉमन ले लेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 1/ZF प्लस 1/ZI माइनस V0/ZF। तो ये जाएगा VI बराबर हो जाएगा V1, ZI का मल्टीप्लाई करेंगे तो ZI/ZI क्या हो गया, 1 प्लस ZI/ZF माइनस V0 ZI/ZF। यदि बिना पुनर्निवेश के ऑपरेशन एम्पलीफायर की वोल्टता लब्धि क्या हो, A हो, तो यानी कि अभी हमने कोई पुनर्निवेश यानी फीडबैक नहीं दिया, फीडबैक नहीं देंगे तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस V0/V1। यहाँ पर माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि क्योंकि हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, तो यानी कि हम इन्वर्टिंग टर्मिनल 1 पर लगा रहे हैं, और 1 क्या कर देता है, विपरीत कला में चेंज कर देता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आया है। तो यानी कि ये जो ऋणात्मक चिन्ह दर्शा रहा है कि निवेशी और निर्गत वोल्टता क्या है, विपरीत कला में। क्यों, क्योंकि हमने इसको टर्मिनल 1 पर वोल्टेज दी थी और हम इन्वर्टिंग टर्मिनल की बात कर रहे हैं, तो यानी कि इसके लिए A इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस V0/VI, यानी V0 क्या है इसके आउटपुट और V1 क्या है इसकी इनपुट। अब हम V1 का मान क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 4 से प्राप्त करके, तो समीकरण 5 से V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का V0/A, और V0 का मान अभी हम इस V1 का मान किस में पुट कर देंगे, हम समीकरण नंबर 4 में पुट कर देंगे V1 की जगह क्या रख देंगे, माइनस V0/A। तो हमें VI प्राप्त होगा माइनस V0/A 1 प्लस ZI/ZF माइनस V0 ZI/ZF। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, V0 और ZI/ZF कॉमन आ जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा VI इक्वल टू माइनस का V0 ZI/ZF 1 प्लस, ये तो कॉमन आ गया पूरा, तो 1 और माइनस बाहर कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/A 1 प्लस ZI/ZF प्राप्त होगा। और पुनर्निवेश के पश्चात, अब अभी तो हमने इसमें देखा था कि जब हमने फीडबैक नहीं दिया तब, अगर हम फीडबैक देते हैं तो पुनर्निवेश के पश्चात जो वोल्टता लब्धि होगी वो AF इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0/VI। टोटल आउटपुट में से टोटल इनपुट
का जब अनुपात निकालेंगे तो वो हो जाएगी पुनर्निवेश के पश्चात वार्तालाप दी, वो होगी AF। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे VO की, तो माइनस का ZF अपॉन ZI 1 + 1 अपॉन A 1 + ZF अपॉन ZI की पावर माइनस का 1। VG यहाँ से निकालेंगे जब V0 अपॉन VI, तो हमें इस प्रकार से -1 प्राप्त होगा। हम हायर टर्म को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो इसलिए हमें AF इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 अपॉन VI इक्वल टू माइनस का ZF अपॉन ZI प्राप्त होगा। अतः प्रतिलोमी परिवर्धक में वार्तालब्धि ZF तथा ZI के अनुपात पर क्या करती है, निर्भर करती है। प्रतिलोमी यानी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पर में ZF और ZI के अनुपात पर निर्भर करती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अप्रतिलोमी परिवर्धक यानी कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होते हैं। जब प्रतिलोमी में तो क्या किया था हमने, टर्मिनल 1 और ग्राउंड के बीच में V1 दिया था, ठीक है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग में जब प्रतिलोमी टर्मिनल 1 को ZI के द्वारा भूसंपर्कित कर देते हैं और अप्रतिलोमी टर्मिनल 2 तथा भूसंपर्कित के मध्य क्या लगाते हैं, VI का निवेश किया जाता है। इस प्रकार से अब क्या कर दिया, ZI को तो क्या कर दिया, भूसंपर्कित कर दिया, और जो वोल्टेज यानी निवेश हमने दिया वो क्या दिया, सेकंड टर्मिनल पर दिया। अब सेकंड टर्मिनल प्लस पर, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं। आउटपुट हमें वही थर्ड पर प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसका जो तुल्य परिपथ है वो इस प्रकार से होगा, ZI तो क्या हो गया, ग्राउंडेड हो गया, V1 और VI जो इनपुट दिया है वो किसके बीच में दिया है, 2 टर्मिनल 2 और ग्राउंडेड के बीच में, वही 1 और 3 के बीच में तो क्या हो गया, ZF फीडबैक लग गया, और ये V0 हमें किस पर प्राप्त होगा, 3 पर प्राप्त होगा। तो पुनर्निवेशी प्रतिलोमी निवेशी टर्मिनल 1 पर होता है, ठीक है। तो VA बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो पुनर्निवेश तो लेकिन किस पर होगा, पुनर्निवेश तो ZF किस पर लग रहा है, टर्मिनल 1 पर ही, इसलिए VA बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इनपुट नहीं दे रहे। तो VF बराबर क्या हो जाएगा, ZI अपॉन ZI प्लस ZF VO। तो VF हम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ZI अपॉन ZI प्लस ZF। वही VO बराबर क्या होता है, A VI माइनस VF। तो VO बराबर क्या हो जाएगा, A VI, VF की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ZI अपॉन ZI प्लस ZF VO। ये यहाँ से देखेंगे ZI प्लस ZF VI इन ZI ZF, तो ZI अपॉन ZI प्लस ZF। तो पुनर्निवेश के पश्चात जो वोल्टा प्राप्त होगी वो क्या होगी, AF बराबर क्या होगा, V0 अपॉन VI। देखो यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह नहीं लगाया, वहाँ माइनस लगाया था क्योंकि विपरीत हो रही थी, है ना। अब यहाँ पर इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा, क्यों, क्योंकि अब ये विपरीत कला में नहीं है, समान कला में, ये हम अप्रतिलोमी एम्पलीफायर है क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग है। तो हम वही V0 का मान यहाँ से पुट कर देंगे, V0 का ये मान पुट करेंगे तो AF हमें प्राप्त होगा, 1 मिनट, समीकरण नंबर 10 से V0 बराबर होगा AVI। पहले इसको समीकरण नंबर 10 को खोल लेंगे, AVI माइनस AZI अपॉन ZI प्लस ZF V0। तो ये इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा V0 1 प्लस AZI अपॉन ZI प्लस ZF बराबर AVI। तो हमें क्या निकालना है, V0 अपॉन VI, यही हमारा क्या है, VF। तो V0 अपॉन VI ज्ञात करना है, तो हम V0 अपॉन VI ज्ञात करेंगे, तो V0 अपॉन VI इक्वल टू हो जाएगा A अपॉन 1 प्लस A ZI अपॉन ZI प्लस ZF। तो AF इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये V0 अपॉन VI तो क्या हो गया AF। तो A कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेकर काट देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 अपॉन A प्लस ZI अपॉन ZI प्लस ZF। यदि A का मान क्या है, 1 से बहुत अधिक है, तो यानी कि 1 अपॉन A लगभग इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 0। तो ये तो क्या हो जाएगा, 0। तो AF हमें क्या प्राप्त होगा, AF हमें प्राप्त होगा ZI अपॉन प्लस ZF अपॉन ZI, या हम बोल सकते हैं AF बराबर 1 प्लस ZF अपॉन ZI प्राप्त होगा। तो अतः परिणामी वार्तालब्धि हमेशा क्या होगी, 1 से अधिक होगी। किसके लिए, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए हमेशा 1 से अधिक परिणामी वार्तालब्धि प्राप्त होती है। जब ZF का मान ZI से बहुत अधिक हो तो क्या होता है, 1 को हम नेगलेक्ट कर देंगे तो AF क्या हो जाएगा, ZF अपॉन ZI। तो अतः नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में कला परिवर्तन नहीं होता, जबकि हमने इन्वर्टिंग में क्या पढ़ा था, इन्वर्टिंग में पढ़ा था AF इक्वल टू माइनस का ZF अपॉन ZI, और नॉन इन्वर्टिंग के लिए क्या हो जाएगा, Z0 ZF अपॉन ZI। ये माइनस के इसको दर्शा रहा है इन्वर्टिंग को, और प्लस किसको दर्शा रहा है, नॉन इन्वर्टिंग। तो उम्मीद करती हूँ आपको ऑपरेशन एम्पलीफायर और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर समझ में आया होगा। फिर भी बच्चों कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।